महिला जागृति अभियान। एकता और समता का सुयोग बने। पति और पत्नी में से कोई किसी का दास और स्वामी नहीं। दोनों की स्थिति भाई भाई के बीच अथवा बहन बहन के बीच चलने वाली सद्भावना और सहकारिता की रहनी चाहिए। मैत्री इसी आधार पर स्थिर रहती और फलती फूलती है कि अपने लाभ का ध्यान कम और साथी के हित साधने का ध्यान ज्यादा रखा जाए। इतना भर परिवर्तन कर लेने से हमारी पारिवारिक और सामाजिक स्थिति में इतना बड़ा परिवर्तन उभर आएगा जिसकी सराहना करते करते सौभाग्य का अनायास अवतरण होने जैसा उल्लास अनुभव किया जा सके। अमृत के बीच विष घोलने वाली कामुकता की कुदृष्टि को हटाया मिटाया जा सके तो हमारे शरीर, मानसिक, सामाजिक और नैतिक स्वास्थ्य में इतना बड़ा अंतर हो सकता है जिसे नवजीवन के पुनरुत्थान की संज्ञा दी जा सके। इन दिनों संध्या काल है। इस पुण्य वेला में यौनाचार जैसे हेय कार्य निषिद्ध हैं। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण की घड़ियों में सभी विवेकशील संयम बरतते और उन घड़ियों को श्रेष्ठ पुण्य कृत्य के लिए सुरक्षित रखते हैं। युग संधि का यह समय भी ऐसा ही है जिसमें प्रजनन कृत्य को तो विराम मिलना ही चाहिए। कुछ समय के गर्भधारण जब फलित होकर धरती पर आते हैं तो उनमें अनेक विकृतियां पाई जाती हैं। युग संध्या की वेला नारी के पुनरुत्थान के लिए भाव भरे व्रत करने के लिए है। इसी समय में प्रजनन का उत्साह ठंडा न होने दिया गया तो उसके अनावश्यक तामझाम में बहुत कुछ जलेगा, सुलगेगा। जबकि इन दिनों संसार का प्रमुख संकट बहुप्रजनन ही बना हुआ है। यदि इन दिनों उसे रोक दिया जाए तो वह स्थिति फिर वापस आ सकती है जिसमें सतयुग में समस्त धरती पर मात्र कुछ करोड़ मनुष्य रहते और दैवी जीवन जीते थे। नर और नारी जितना भारी दायित्व यौनाचार में निरत होकर वहन करते हैं वह सामान्य नहीं, असामान्य है। नारी अपना स्वास्थ्य और अवकाश पूरी तरह गवा बैठती है। नर को इस दुष्प्रवृत्ति के लिए प्रायः 20 वर्ष की सजा झेलनी पड़ती है। इतने दिनों उसे मात्र बढ़े हुए परिवार की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपना समस्त कौशल विसर्जित करना पड़ता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए जिन्हें जीवन में कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने हैं वे नए उत्पादन से बचते हैं और विश्व परिवार के वर्तमान सदस्यों को ही अपना समझकर उनके अभ्युदय हेतु ठीक वैसे ही प्रयत्न निष्ठापूर्वक करते रहते हैं जैसे कि विरासत छोड़कर अपने प्रजनन की जिम्मेदारी निभाने में खर्चना पड़ता है। प्रजनन पर तो रोक लगे ही। इन दिनों यह आवश्यकता कई कारणों से कई गुनी बढ़ गई है। एक तो इसलिए कि 20वीं सदी के अंतकाल में सूक्ष्म जगत सृजन और समापन के संदर्भ में अत्यंत उलझा रहेगा। उसके दुष्प्रभाव इन दिनों की उत्पत्ति पर पड़े बिना रह नहीं सकते। उसके कारण अनेक त्रास सहने की अपेक्षा यह कहीं अच्छा है कि 21वीं सदी के अंत तक प्रजनन रोका जाए और 21वीं सदी में अवतरित होने वाली दिव्य आत्माओं से अपनी वंश परंपरा को धन्य होने का लाभ उसी प्रकार प्राप्त किया जाए जिस प्रकार की तपस्वी अपनी संयम साधना का प्रतिफल सिद्धियों और विभूतियों के रूप में प्राप्त करते रहे हैं। दूसरा कारण यह है कि इन दिनों हर नर नारी के लिए महाकाल का आमंत्रण और युग धर्म का निमंत्रण यह है कि नारी पुनरुत्थान के लिए सर्वतोभावेन समर्पित हों और पीढ़ियों से चलते आ रहे अनाचार का प्रायश्चित करते हुए पूर्वजों की भूलों का परिमार्जन करें। देश समाज को ऊंचा उठाने के लिए कोई समय ऐसा भी आता है जिसकी कीमत सामान्य दिनों की तुलना में अनेक गुनी अधिक होती है। युद्ध काल में कई बार देश के समर्थ को सेना में अनिवार्यतः भर्ती किया जाता है। समझा जाना चाहिए कि ईश्वर के तत्वाधान में हर समर्थ के लिए आधी जनसंख्या को त्राण दिए जाने, उसको प्राचीन परंपरा में पुनः सुसज्जित करने की ठीक वेला यही है। उसमें लोभ मोह की, विशेषतः काम कौतुक की उपेक्षा की जा सके तो हर किसी को अपने अपने ढंग से थोड़ा बहुत अच्छा करने का ऐसा आधार बन सकता है जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा की जा सके और अपना समाज फिर विश्व का सर्वतोमुखी नेतृत्व कर सके। यह बुद्ध काल में उभरे परिव्राजकों परिव्राजिकाओं के निकल पड़ने जैसा है। इसी आधार पर आदि दुनिया के कल्याण की श्रेय साधना
बन पड़ सकती है। तीसरी बात यह है कि संसार पर अणुयुद्ध, प्रदूषण व स्वार्थ संघर्ष की ही तरह जनसंख्या वृद्धि की विभीषिका भी सर्वनाशी घटनाओं की तरह छाई हुई है। यह संकट न टला तो समझना चाहिए कि विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे प्रगति के उपायों में से एक भी सफल न हो सकेगा और विनाशकारी संभावनाओं का दौर दिन प्रतिदिन अधिक भयावह होता चला जाएगा। कम से कम युग संधि के इन दिनों में तो इस संदर्भ में विराम लग सके तो संसार भर की संस्कृति को सांस लेने का अवसर मिल सकता है। उपयुक्त तथ्यों के अतिरिक्त एक और भी चौथी बड़ी बात है कि इन दिनों नारी कल्याण, जिसे दूसरे शब्दों में विश्व कल्याण कहा जा सकता है, उसके लिए अभीष्ट अवकाश मिल सकता है। यदि उठती आयु का उल्लास देश रक्षा की सैन्य सेवा में लगाने की तरह नियोजित किया जा सके तो समझना चाहिए कि नवसृजन की बहुमुखी संभावनाओं का द्वार खुल ही गया है। हिमालय से भारत की प्रमुख नदियां निकलती और देश भर की जल की आवश्यकता की अधिकांश पूर्ति करती हैं। समझना चाहिए कि चेतना क्षेत्र का हिमालय इन दिनों शांति कुंज से सारे विश्व में अपने ढंग की बहुमुखी प्रक्रियाओं का सूत्र संचालन कर रहा है। उन्हीं में एक महान प्रयोजन है नारी जागरण। इसके लिए प्रचार प्रसार की महान परिवर्तन प्रस्तुत करने वाली प्रक्रिया तो चल ही रही है। व्यावहारिक मार्गदर्शन के लिए एक एक महीने के 9-9 दिन के प्रशिक्षण सत्र भी चलते हैं। इनमें प्रवेश पाने वाले नए स्तर पर चेतना, प्रेरणा, शक्ति लेकर लौटते हैं। साथ ही वह मार्गदर्शन भी प्राप्त करते रहते हैं जिसके अनुसार अपनी स्थिति से तालमेल बिठाते हुए वह परामर्श पथ अपनाया जा सके जो स्वार्थ दृष्टि से भी उतना ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है। जिनके अंतरतम में इन दिनों नारी उत्थान की सेवा साधना और तपश्चर्या करने का मन हो, वे उपयुक्त दिशा पाने के लिए शांति कुंज हरिद्वार से संपर्क कर सकते हैं और निरंतर चलने वाले सत्रों में से किसी में प्रवेश पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिन्हें इसी युग संधि अवधि में विवाह बंधन में बंधना आवश्यक हो गया हो, वे कम से कम इतना तो करें कि दहेज, जेवर और धूमधाम से सर्वथा रहित संबंध करें। ऐसा सुयोग अपने यहां न बन पा रहा हो तो उसके लिए वे शांति कुंज जाकर विवाह कर लें, बिना किसी प्रकार का खर्च किए विवाह संपन्न करा लें। जिनके बच्चे हैं उन्हें यह प्रतिज्ञाएं कराई जाएं कि वे कम से कम अपने लड़कों की तो खर्चीली शादियां करेंगे ही नहीं। नारी उत्कर्ष के लिए यह आंदोलन भी अनिवार्य रूप से आवश्यक है। युग की आवश्यकता और कार्य की महत्ता समझते हुए हर भावनाशील प्रतिभावान को नारी जागरण की दिशा में कुछ न कुछ ठोस प्रयास करने ही चाहिए।